हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। सिर्फ थम्स अप करिए, सबको करना है, जितने लोग लाइव है सब लोग एक बार थम्स अप कर दीजिए, बस थम्स अप, सिंपल थम्स अप, सिंपल थम्स अप कर दीजिए। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज थम्स अप कर दीजिए। हेलो हेलो हेलो, चलिए। हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। लाइट ऑन नहीं किया, एक बार अंधेरे में नमस्कार कैसे होगा भाई। चलिए, बहुत बढ़िया। हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक लक्ष्य नीट बैच में। अरे अर्जुना नहीं, प्रयास नहीं, कौन सा बैच है जो सबसे खराब है पीडब्ल्यू का? सबसे बहियात घटिया नालायक वाला कौन सा है? अच्छा, यकीन, ठीक ठीक, भूल जाते ना, जब ये सब याद आता है तब याद कर पाता है। ठीक है, तो आप सभी बच्चों का यकीन में बहुत 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 स्वागत है। आइए, तो आज हमें जो पढ़ना है वो है वेक्टर। एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं सर, लेकिन बाइनोमियल पे क्वेश्चन नहीं कराया था। वी विल डिस्कस इन असाइनमेंट, उसका सॉल्यूशन भी मैं दूंगा। वी विल डिस्कस इन एन असाइनमेंट, वी विल डिस्कस क्वेश्चंस ऑन बाइनोमियल। हालांकि 2-3 क्वेश्चन मैंने कराया था, और भी क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन ऑन बाइनोमियल इन असाइनमेंट। सर दे क्यों नहीं रहे? तो एक्चुअल में थोड़ा सा परेशान है, अभी बिजी है इसलिए नहीं दे रहे, लेकिन ये आपको मिल जाएगा। वी विल डिस्कस क्वेश्चंस ऑन बाइनोमियल इन असाइनमेंट, और उसका सॉल्यूशन भी मैं दूंगा, तो परेशान होने वाली बात कहीं से भी नहीं है। ठीक है, कैसे भी नहीं। दूसरा, एक चीज जो मुझे लग रहा है इन सभी सिनारियों को देखते हुए, बेटा अच्छे से पढ़ाई करिए। बेसिक बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि बेसिक स्ट्रांग बिना किए हुए आप बहुत अच्छे क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन कुछ नहीं कर सकते। जब आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग होगा ना, तभी आप इजी क्वेश्चंस, फंडामेंटल क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन कर पाएंगे, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो बेसिक स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। उसके बाद धीरे धीरे लेवल अप भी करते जाइए, क्योंकि ये नीट इसलिए है क्योंकि पेपर जो होता है नीट का, हर 3-4 साल के साइकिल के बाद चेंज होता है। हर 3-4 साल के साइकिल के बाद चेंज होता है। 2016, 15, 17, 18, 19 तक पेपर मुश्किल आया था। 4-5 साल हो गया पेपर मुश्किल आया। 4 to 5 ईयर पेपर मुश्किल आया। उसके बाद 20, 21, 22, 23, 24 पेपर इजी आया। अब पेपर अच्छा बनाएगा एनटीए, क्योंकि वैसे उस पर दबाव है। जब पेपर थोड़ा अच्छा बनाएगा तभी कट ऑफ नीचे आ सकता है। कट ऑफ ऊपर जाने का रीजन बहुत सारे में से एक ये भी है कि पेपर सच में आसान था। वो तो पिछले साल भी था। हाँ, तो पिछले साल भी कट ऑफ आई था ना यार, और इस साल पिछले साल से थोड़ा आसान था। तो पेपर का लेवल थोड़ा इजी जा रहा है, इसके वजह से दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो पेपर का लेवल अच्छा होगा, मानो ना मानो पेपर का लेवल अच्छा होगा। पेपर का लेवल क्या हो गया था कि अगर आप फॉर्मूला जानते हो और फॉर्मूले पे एक सवाल किया है, बेसिक बेसिक पारा, तो हो जाएगा। लेकिन अगली बार से थोड़ा टफ पेपर आएगा, सिंपल सी बात, थोड़ा टफ पेपर आएगा। ठीक है, तो चलिए, आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें बेसिक्स ऑफ वेक्टर पढ़ना है, वेक्टर की फील्ड लेनी है, एंगल बिटवीन द वेक्टर पढ़ना है, टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ना है, एडिशन ऑफ वेक्टर का थोड़ा फील लेंगे, है ना। एडिशन ऑफ वेक्टर का थोड़ा सा फील लेंगे। सबसे पहले एक बात बताओ, तुम्हारी शक्ल कितनी खराब है? क्या तुम इसको मेजर कर सकते हो? क्या तुम इसको मेजर कर सकते हो कि तुम्हारी शक्ल कितनी खराब है? कहते हैं ना, ए यार कितना घटिया इंसान है, इतना बेकार बाहियात शक्ल है इसका। तो बाहियात, घटिया, कितना बाहियात, कितना खराब, क्या इसको कोई मशीन से मेजर कर सकते हैं क्या? बताओ। अच्छा, तुम किसी को प्यार करते हो, कितना प्यार करते हो? जब कहते हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तो पूछती है कितना, कितना, बहुत, कितना, तो और बहुत ज्यादा। तो क्या अपने प्यार को आप मेजर करके बता सकते हो? नहीं। अपने प्यार को मेजर करके बता सकते हो? इस रूम में लाइट है, इस रूम में कितनी लाइट है? इस रूम में कितनी लाइट है? इस रूम में कितनी लाइट है? कितनी लाइट है? क्या इसको मेजर कर सकते हैं? नहीं। कितनी लाइट है इसको कैसे मेजर करोगे? लाइट के इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हो,
लाइट की ब्राइटनेस को मेजर कर सकते हो, लाइट कितनी है इसको कैसे मेजर, लाइट को मेजर कर सकते हैं कितनी लाइट है, आप इसको मेजर नहीं कर सकते। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर, दैट कैन बी मेजर is called physical quantity, PQ. Physical quantity is a quantity that can be measured, is called physical quantity. इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, इसका एग्जाम्पल है मास कैन बी मेजर, ये फिजिकल क्वांटिटी है। वेलोसिटी, डेंसिटी, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, मेजर कर सकते हैं। किसको मेजर नहीं कर सकते हैं, तो एग्जांपल देखिए, इनर्शिया का आप आइडिया लगा सकते हो, मेजर नहीं कर सकते हो। इनर्शिया जिसका मास ज्यादा होता है उसका ज्यादा होता है, लेकिन इनर्शिया कितना है एग्जैक्टली ये मेजर नहीं हो सकता। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर होता है। मैं अगर यहां पे लिखूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट कैन बी मेजर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी मेजर, हाफ आई mr स्क्वायर होता है। इनर्शिया कैन नॉट बी मेजर। लव, हेट, कितना नफरत करते हो तुम मेरे से बताओ, कितना नफरत करते हो सर, बहुत नफरत करते हैं। इसको मेजर कैसे करोगे, इसको मेजर कैसे करोगे? अच्छा और बताओ, गुडनेस, मैं बहुत अच्छा हूं, कितना, दैट कैन नॉट बी मेजर्स। फीलिंग्स कैन नॉट बी मेजर्स। लाइट कैन नॉट बी मेजर, बट इंटेंसिटी कैन बी मेजर। तो ये है तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटी, ये है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्या है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल है, दैट कैन नॉट बी मेजर। इतना लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए, है ना, सिंपल सी बात है। हाँ सर, बात तो सिंपल है। अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि मैं कहीं कार से जा रहा था, देखो कार से जा रहा था, और इस कार से जा रहा था, इस रास्ते पर जैसे ही आगे गया तो दो रास्ता यहां से डिवाइड हो रहा था। एक तो देखो इधर थोड़ा लेफ्ट और एक थोड़ा राइट की तरफ, और यहां पे बोर्ड भी लगा था, यहां पर बोर्ड भी लगा था, और बोर्ड में लिखा था दिल्ली 300 किलोमीटर, युगांडा 450 किलोमीटर, युगांडा 450 किलोमीटर। और ये मैं अपनी कार से चला जा रहा हूं, देखो ऐसे ये MR चला जा रहा है। अब यहां पे आपको ये बताना है कि जब मैं कार से जा रहा हूं, कार से चला जा रहा हूं, अब इसमें बोर्ड पे लिखा हुआ है कि दिल्ली 300 किलोमीटर, युगांडा 450 किलोमीटर। ठीक है सर, लिखा हुआ तो है। अब मुझे युगांडा जाना है, तो मैं किस रास्ते पर जाऊं, बताओ। मुंबई 125, तो किस रास्ते पर जाऊं सर? इसमें लिखा तो है कि दिल्ली 300 किलोमीटर है, लेकिन इसमें यह कहीं लिखा है कि दिल्ली 300 किलोमीटर कहां है? तो ये तो नहीं लिखा, तो बताना पड़ेगा ना कि दिल्ली 300 किलोमीटर, ऐसे एरो देते हैं। जब तक मैं तुम्हें यह ना बताऊं कि दिल्ली 300 मीटर किधर है, तब तक आप नहीं जा पाएंगे। युगांडा 450 किलोमीटर, ऐसे एरो देगा। अब पता चल गया युगांडा 450 किलोमीटर जाने के लिए मुझे इधर जाना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होती है, देखो कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ध्यान समझना, कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। बिना डायरेक्शन के उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं था। अगर मान लो यहां पे लिखा होता दिल्ली 300 किलोमीटर, युगांडा 450 किलोमीटर, तो तुम कहीं भी चले जाते और तो तुम युगांडा ही पहुंचते क्या? अगर तुम्हें युगांडा जाना था तो नहीं। तो बिना डायरेक्शन का क्या सिर्फ डिस्टेंस लिखने का कोई मतलब है? हाँ या ना में बताइए। अगर मैं यहां पर डिस्टेंस लिख दूं और डायरेक्शन को मेंशन ना करो, स्पेसिफाई ना करो, तो कोई फायदा होगा क्या?
नहीं सर, कोई फायदा नहीं है। आपको यहाँ पे डायरेक्शन बताना ही पड़ेगा, तभी तो उस डायरेक्शन में जाएंगे। अब मान लो तुम यहाँ पे पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते तुम्हें हो गई बुखार और तुम बड़े उदास ऐसे बैठे हो सड़े हुए बैगन की तरह। मैंने कहा भाई क्या हुआ? बुखार है। अब बुखार होता है तो बॉडी हीट हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। मैंने बोला कितना टेम्परेचर है? तो उन्होंने बोला सर 104 डिग्री बुखार है। अब 104 डिग्री टेम्परेचर 1 फ़ारेनहाइट में होता है, 104 फ़ारेनहाइट किस तरफ है? तुमको बुखार थोड़ा ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, राइट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है, किधर है? तो कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की कोई नीड नहीं होती। तुम ये नहीं बता सकते हो तुम्हारा बुखार किस तरफ है। फीवर तो फीवर है, उसको डायरेक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? उसको हम डायरेक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? बताओ। सिंपल सी बात है, क्या डायरेक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? नहीं सर, फीवर तो फीवर है। तो कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की नीड नहीं पड़ती है, हमें डायरेक्शन की नीड नहीं पड़ती। जैसे देखो ये स्केलर। फिजिक्स टीचर, कैन समवन एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर? तो जब पूछा स्केलर क्या होता है, तो देखो ये सरा हुआ आलू की तरह, बैगन की तरह, कद्दू की तरह, वो ऐसे देख रहा है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ वैल्यू है। और यहां पे जैसे बोला वेक्टर क्या होता है, तो देखो ये इधर एरो डायरेक्शन बता रहा है, ये इधर डायरेक्शन बता रहा है, ये देखो ये इस तरफ तुम्हारी तरफ डायरेक्शन बता रहा है, देखो गधे इधर है, देखो ये ऐसे डायरेक्शन बता रहा है, ये ऐसे डायरेक्शन बता रहा है। तो वेक्टर मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होगा। स्केलर मतलब उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। सिर्फ वेक्टर और स्केलर सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पर ही अलग हो जाता है क्या? नहीं। जैसे मान लो कि मैं बात करूं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी की। स्केलर किसको कहते हैं? पीक्यू मतलब समझते हो? फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली is called scalar. Follows simple एडिशन। ये सिंपल एडिशन को फॉलो करते हैं, इसकी डायरेक्शन इसके पास नहीं होती। जैसे एग्जांपल है मास 10 किलो है, अब 10 किलो किधर है इसका कोई डायरेक्शन थोड़ी ना। फील करो इसको, 10 kg मास किस तरफ, ऊपर नीचे आगे पीछे। अच्छा अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैं यहां पे खड़ा हूं, फील करना, मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है सर आप खड़े हो, मैं 4 मीटर चला, रुक गया, फिर 3 मीटर चला और फाइनली रुक गया। तो मैंने अपने जर्नी को 2 पार्ट में कंप्लीट किया, पहले 4 मीटर चला, फिर 3 मीटर चला। अब मैं बताओ मैं अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना दूर हूं? सवाल समझे? मैं यहां पे हूं, ठीक है सर आप यहां पे हो। अब मैं यहां पे खड़ा हूं, मैंने बोला कि मैं 4 मीटर चला और फिर मैं 3 मीटर और चला। बताओ मैं इनिशियल पोजीशन से कितना दूर हूं? बताओ मैं इनिशियल पोजीशन से कितना दूर हूं? तो पहला होगा सर 7 मीटर, दूसरा होगा सर 1 मीटर, तीसरा होगा सर 5 मीटर, चौथा होगा कैन नॉट से। बताओ, पोल क्रिएट कर रहा हूं, बोलो। मैं पहले 4 मीटर चला, फिर मैं 3 मीटर चला और रुक गया। तो बताओ मैं अपने इनिशियल पोजीशन से कितना दूर हूं? कम ऑन। ठीक है, तो जितने लोगों ने आंसर में 7 मीटर 5 मीटर टाइप किया है, जैसे मैं देख पा रहा हूं, नाम नहीं पढ़ पा रहा, बहुत तेज कमेंट चल रहा है, सभी लोग अगले 4 मिनट के लिए 1 मिनट का डिस्काउंट दिया तुम्हें, 4 मिनट के लिए घड़ी देख के एक पैर पे खड़ा रहेंगे। नीट की कसम है आपको, अगले 4 मिनट तक एक पैर पे खड़ा रहेंगे, हाथों से किसी चीज का सहारा ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ऐसे खड़ा रहे, ऐसे पकड़ के, बोर्ड पकड़ के ऐसे खड़ा रहेंगे एक पैर पर, एक पैर हवा में होना चाहिए। जितने लोगों ने 7 मीटर 1 मीटर 4 मीटर जवाब दिया है, क्योंकि इसका सही जवाब होगा कैनॉट से। सर कैसे कैनॉट से? आंसर है इसका डी। सिर्फ 40% लोगों ने, 50% साले गधे, नालायक, बेवकूफ, पैदल दिमाग से घटिया इंसान।
मतलब 50% जनता यहां पे बोगस बैठी है। 12वीं फेल तो छोड़, 10वीं फेल है। क्या मैं बोलूं? हालांकि सर आपने पहले 4 चला फिर 3 चला तो इनिशियल पोजीशन से 7 मीटर की दूरी पे हो गई, डैश तेरा गधा। वेक्टर पढ़ेंगे ये। मान लो आदमी यहां पे है, पहले 4 मीटर चला तो कहीं में 4 मीटर चला होगा, डायरेक्शन तो नहीं बताया, नहीं सर। फिर 4 मीटर चला और फिर 3 मीटर चला। मैं यहां नहीं आ सकता 3 मीटर चल के वापस। तुम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में डिफरेंस देख रहे थे, हां। तो मैंने ये कब बताया कि मैं किधर चला? मैंने ये बताया कि मैं आगे चला फिर आगे चला। दिमागी दिवालियापन पे शर्म आती है मुझे तेरे। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, यहां पे डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए हमें यह पता होना चाहिए था कि कितना चला और किधर चला। इस बात पे डिपेंड करता है। A physical quantity which have magnitude as well as direction and also follow triangle law of vector addition. Triangle law of vector addition. Also follow triangle law of vector addition. Physical quantity, a physical quantity which have magnitude as well as direction and also follow triangle law of vector addition. ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये डायरेक्शन के साथ ऐड होता है, जो अभी एग्जांपल आपने देखा। सर कैसे एग्जांपल देखा? अब यार मैं 4 मीटर चला और फिर मैं 3 मीटर चला, तो अगर मैं 4 मीटर आगे चला और 3 मीटर राइट हैंड पे घूम के 90 डिग्री पर चला तो मैं इनिशियल पोजीशन से तो 5 मीटर डिस्टेंस पर ही होऊंगा। तो डायरेक्शन के साथ ऐड हो रहा है ना, एंगल के साथ ऐड हो रहा है। जैसे इसका फिजिकल एग्जांपल होता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब बेटा कितना तेज चल रहे हो, किधर चल रहे हो। यहां पे एग्जांपल देखोगे स्पीड। स्पीड मतलब होता है, मैं तुम्हें समझाता हूं पूरे फील के साथ, हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट कितना तेज भाग रहा होता है। स्पीड मैं कितना तेज भाग रहा हूं, अभी बड़े बड़े से चल रहा हूं, अभी बहुत तेज चल रहा हूं, अभी इतना तेज चल रहा हूं, ऐसे भाग रहा हूं, वैसे भाग रहा हूं। तो कितना तेज भाग रहे हो इससे मतलब है, कहां भाग रहे हो इससे डैश फर्क नहीं पड़ता है। कहां भाग रहे हो इससे डैश फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि कितना तेज भाग रहे हो। यह होता है तुम्हारा स्पीड, दैट इज द स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। अब मैं धीरे भाग रहा हूं, तो धीरे तो भाग रहे हो लेकिन कहां भाग रहे हो यह भी बताओ। तो मैं ईस्ट में भाग रहा हूं 5 मीटर पर सेकंड से। यह हो गया तुम्हारा वेलोसिटी। वेलोसिटी इज हाउ फास्ट, कितना तेज भाग रहे हो और कहां भाग रहे हो, दोनों बताना पड़ता है। अगर मैं बताता हूं कि मैं 20 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा हूं तो स्पीड हो गया, बस ये सिर्फ स्पीड हो गया, डायरेक्शन कहां है इसमें। अब 20 किलोमीटर पर आवर से मैं साउथ में भाग रहा हूं तो ये वेलोसिटी हो गया। ये क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। जैसे टेम्परेचर, अभी आपने बोला कि इतना टेम्परेचर है, अभी गर्मी बहुत है, 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो 48 डिग्री सेल्सियस किस तरफ कहते हो कि ऊपर की तरफ 48 है, इधर 48 है कि नीचे 48 है, ऐसा तो नहीं कहते। नहीं सर ऐसा तो हम नहीं कहते। क्या कहते हैं फिर? सर हम कहते हैं कि टेम्परेचर बस है, इसकी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। यहां पे फोर्स में डायरेक्शन की जरूरत है। मान लो एक बॉडी है, जैसे तुम हो, ये तुम हो, बहुत हंसता खिलखिलाता हुआ चेहरा, देखो ये तुम हो, और मैंने तुम्हारी बॉडी पे 2 फोर्स लगाया। एक लगाया मैंने 10 न्यूटन का और एक और लगाया 10 न्यूटन का। तो टोटल फोर्स तुम्हारे बॉडी पे मैंने कितनी लगाई? अब बताओ, टोटल फोर्स तुम्हारे बॉडी पे मैंने कितनी लगाई? 2 फोर्स मैंने लगाया तुम्हारे बॉडी पे, 2 फोर्स लगाया मैंने तुम्हारे बॉडी पे। 2 फोर्स मैंने तुम्हारे बॉडी पे लगाया। एक लगाया 10 न्यूटन का, एक लगाया मैंने 10 न्यूटन का, दूसरा भी लगाया मैंने 10 न्यूटन का। तो टोटल फोर्स कितना लगाया? बच गए बेटा, बच गए। अब ये देख जादू कि सर मान लो इस पर 10 न्यूटन का फोर्स आपने पकड़ के इधर लगाया, पहला 10 न्यूटन,
और दूसरा 10 न्यूटन आपने आगे लगाया, तो इस पर टोटल फोर्स कितना लगा? 0, क्योंकि 10 न्यूटन आगे और 10 न्यूटन पीछे, तो टोटल फोर्स तो इस पे 0 लग गया ना। अगर दोनों फोर्स आप आगे लगा देते 10 और 10 न्यूटन, तो टोटल फोर्स हो जाता 20 न्यूटन। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है, इसको पकड़ के 10 न्यूटन आगे और परपेंडिकुलर 10 न्यूटन। अब बताओ, 10 न्यूटन इधर आगे और 10 न्यूटन इधर नीचे 90 डिग्री पे। अब बताओ क्या होगा? सर ये 10 न्यूटन और ये 10 न्यूटन 90 डिग्री पे 10√2 हो जाता। यस, क्या हो जाता? 10√2 हो जाता। क्या फील आया डायरेक्शन की कितनी इंपॉर्टेंस है बेटा? सिर्फ लाइक कर दो, सिर्फ लाइक कर दो, लाइक के नंबर से मुझे पता चल जाएगा, लाइक के नंबर से पता चल जाएगा। क्या तुमको फील आया कि डायरेक्शन का सच में कितना बड़ा रोल है? 10 + 10 0 हो सकता है, बाहर मत बताना, कहीं बदनामी हो जाएगी। 10 + 10 = 0, 10 + 10 20 भी हो सकता है, 10 + 10 2 भी हो सकता है, 10 + 10 = 2, 10 + 10 8 भी हो सकता है, 10 + 10 18 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कितने एंगल पे लग रहा है। तो एंगल के साथ जोड़ते हैं, और यहां पे फिर वैल्यू जुड़ती है। 2 किलो + 3 किलो 5 ही होगा, 10 किलो + 8 किलो 18 किलो ही होगा। अरे कमेंट में लाइक नहीं, लाइक नीचे टेम्पलेट दिया, उसको लाइक कर, काम खत्म कर। बकलोल है यार, जनता से बात कर रहा हूं मैं। इधर देख, स्केलर। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना, वो तुम्हारा क्या होता है बेटा? स्केलर होता है, क्योंकि ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एक्टिविटी को फॉलो नहीं करता। करंट डेंसिटी बेटा वेक्टर होता है, करंट डेंसिटी क्या होता है? वेक्टर होता है, ठीक है। तो स्केलर और वेक्टर के जैसे वर्क बेटा स्केलर है, क्योंकि इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता। किसी भी तरह की एनर्जी स्केलर है, टॉर्क वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, डायरेक्शन होता है, और ट्रायंगल लॉ ऑफ एक्टिविटी को फॉलो करता है। जैसे एरिया की अगर मैं बात करूं, तो कई जगह एरिया को स्केलर की तरह ले लेते हैं, लेकिन हम फिजिक्स में देखते हैं कि एरिया के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही होता है, तो जनरली उसको हम वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन वॉल्यूम स्केलर होता है। वॉल्यूम क्या होता है? स्केलर होता है। तो बहुत ज्यादा और अच्छे तरीके से मैंने यहां पे एग्जांपल्स आपको बता दी, बहुत अच्छे तरीके से एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब स्केलर कैन बी चेंज, स्केलर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, बाय चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। स्केलर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। अब किसी स्केलर को चेंज करना है, जैसे 10 किलो मास है, तो अगर तुम उसको चेंज करना चाहते हो तो 2 किलो मास निकाल लो या 2 किलो मास दे दो, तो उसके मैग्नीट्यूड में ही आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि उसका डायरेक्शन है ही नहीं, तो चेंज कैसे करोगे? जैसे स्पीड है, तो अभी मैं 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा हूं, अब मैं 20 से भाग रहा हूं, अब मैं 40 से भाग रहा हूं, अब मैं 60 से भाग रहा हूं। अब मैं स्पीड की बात करूं तो डायरेक्शन से मुझे डैश फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं स्पीड बता रहा हूं तो डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने तेजी से भाग रहे हो उसमें चेंज आएगा, तो स्पीड चेंज हो जाएगा, स्पीड चेंज हो जाएगा। लेकिन वेक्टर कैन बी चेंज बाय changing its magnitude only, or by only direction, by changing its direction only, or by changing both। तो वेक्टर को चेंज करने के 3 तरीके होते हैं, 3 अलग अलग तरीके से आप वेक्टर को चेंज कर सकते हो। एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लो ये एक सर्कुलर पाथ है, अभी यहां पे एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है, अभी भी 10 से चल रहा है और अभी भी 10 से चल रहा है, तो बताओ इसकी स्पीड चेंज हुई? नहीं। लेकिन भागने की डायरेक्शन अभी इधर है, जिस तरह भागता है उधर वेलोसिटी होती है, अभी इधर है, तो क्या वेलोसिटी चेंज हो गई? हाँ। तो वेलोसिटी कैसे चेंज हुई? सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करके, बाय चेंजिंग इट्स डायरेक्शन ओनली। सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करके भी वेक्टर चेंज हो सकता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को चेंज करके भी चेंज हो सकता है। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, थोड़ी देर बाद वो 20 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, बताओ यहां भी स्पीड चेंज हुई? हाँ सर, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो ये चेंज होगा। अच्छा, वेलोसिटी चेंज हुआ? हाँ। अब भले ही आगे जा रहा था, लेकिन अभी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट में, अब ये 20 मीटर पर सेकंड ईस्ट में, तो मैग्नीट्यूड चेंज करके वेक्टर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो वेक्टर के पास 2 चीजें हैं, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन और
सर मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर लॉ को फॉलो करता है, तो मैग्नीट्यूड चेंज करके चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन को अकेला चेंज करके चेंज कर सकते हैं, और दोनों को चेंज करके चेंज कर सकते हैं। लेकिन स्केलर को चेंज कैसे करेंगे? सिर्फ डायरेक्शन से। फटाफट लाइक कर दीजिए अगर ये भी समझ आ गया तो। 1 लाख के पार जाना चाहिए लाइक, तभी फिर समझ आएगा कि वेक्टर समझ में आ गया। अब की बार 1 लाख पार, 1 लाख लाइक होनी चाहिए। चलो, अगर समझ आया तो, नहीं आया तो डिसलाइक कर दे। चलो, क्लियर है? क्लियर है? चलो, अब हम वेक्टर और स्केलर की रिप्रेजेंटेशन पे जाएंगे। क्या जाएंगे? वेक्टर और स्केलर के रिप्रेजेंटेशन पे जाएंगे। ठीक, तो देखो, स्केलर क्वांटिटी टू वेक्टर क्वांटिटी। आप ये टोपी काहे पहने हैं? तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? टोपी पहन के चलता है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? टोपी पहन के चलता है। देखो, ये वेक्टर है, क्यों? क्योंकि इसके सर पे टोपा है। देखो, ये टोपी लगी है इसके सर पे, टोपी है जापानी। देखो, ये युगांडियन टोपी लाई है। देखो, ये देखो टोपी लगा, ये देखो। स्केलर क्या कहता है कि आपके सर पे ये टोपी काहे लगा है? ये स्केलर है, स्केलर के सर पे कोई टोपी नहीं है, तो ये बेचारा दुखी है कि हमारे सर पे टोपी काहे नहीं है। तो जो भी वेक्टर होता है उसके सर पे हम क्या डालते हैं? उसके सर पे हम टोपी डाल देते हैं। जैसे देखो, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो हम जानते हैं कि वेक्टर के पास क्या होता है? उसकी मैग्नीट्यूड होती है और डायरेक्शन होता है। तो मान लीजिए कि ये आपका वेक्टर है, तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। तो इसके मैग्नीट्यूड को हम लिखेंगे ए से और इसके डायरेक्शन को लिखेंगे ए कैप से। ये इसका मैग्नीट्यूड बताता है। दो चीजें हैं उसके पास, तो उसको अलग करके भी तो देख सकते हो। तो ए वेक्टर है, ए वेक्टर के पास ये उसका मैग्नीट्यूड है और ये इसका है डायरेक्शन। इस डायरेक्शन को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर है। ये इसके पास मैग्नीट्यूड नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन को बताता है। ये क्या है? यूनिट वेक्टर, जो इसके क्या बताता है? डायरेक्शन को बताता है। अच्छा, वेक्टर और स्केलर को थोड़ा और अच्छे तरीके से फील करा देता हूं। मान लो कि ये है तुम्हारे बैच में कौन कौन से सर पढ़ाते हैं? बताओ। सर और मैडम। पहले तो सर थे, अब मैडम भी हैं सर। अच्छा लगता है सर, है ना? पहले सर थे, खाली सर थे, अब तो मैडम भी है। बताओ। तो आदमी जब शादी से पहले रहता है तो स्केलर रहता है, बिफोर मैरिज वो स्केलर होता है। और जब उसकी शादी हो जाती है ना, तो उसके जीवन में डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। आफ्टर मैरिज वो वेक्टर हो जाता है। जैसा आप बात करें कि आपके क्लास में तुम क्या हो, तो तुम स्केलर हो। तुम कहीं भी देखो वो चलोगे, तुम इसकी तरफ देखो, तुम उसकी तरफ देखो, तुम उसकी तरफ देखो, कोई मतलब नहीं तुम कहां देख रहे हो, क्योंकि तुम्हारे देखने से कोई फर्क डैश नहीं पड़ता। तो तुम्हारे देखने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तुम किस डायरेक्शन में देख रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप वेक्टर हो जाते हो, आपकी शादी हो जाती है, तो एक ही डायरेक्शन में देख सकते हो, कहीं और आप देख नहीं सकते हो। समझ रहे हो? आप एक ही डायरेक्शन में देख सकते हो। कहीं और देखा तो तुम्हारा एकदम खत्म, एग्जिस्टेंस खत्म, सत्यानाश, स्वाहा, उसी दिन स्वाहा। तो जब तुम वेक्टर हो जाते हो तो तुम्हारी डायरेक्शन क्या हो जाती है? फिक्स हो जाती है, और तुम्हारे जीवन में डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब तुम स्केलर होते हो तो तुम्हारे जीवन में डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तुम कहीं भी देख सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में देख सकते हो, तुम्हारे डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है डायरेक्शन का। समझ रहे हो? समझ आया तो कमेंट बॉक्स सिर्फ लाइक कर दो, सिर्फ लाइक करना और कुछ नहीं। हंसना नहीं है, लाइक करना है। बोलना लाइक करता कर, ठीक है? समझ रहे हो? जब तुम्हारी शादी हो जाती है ना, तो तुम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में देख सकते हो। तुम्हारे डायरेक्शन का मतलब होता है तुम्हारे लाइफ में, तुम कहीं और नहीं देख सकते हो, गड़बड़ हो जाएगी मामला। और जब तुम स्केलर हो, तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुम स्केलर हो, तो तुम कहीं भी देखो, इससे डैश फर्क नहीं पड़ता, तुम कहीं भी देख सकते हो। समझ रहे हो? समझ में आया? कहीं भी देख सकते हो। सिर्फ कमेंट बॉक्स में लाइक नहीं करना, और जो टेम्पलेट में लाइक है ना उसको लाइक कर दो और मस्त होके पर आदत डलवाता हूं तुम्हें उसका। कम इंटरेक्ट करो वहां पे, ताकि तुम्हारा फोकस यहां पे ज्यादा रहे। तो तुम्हें यह समझ में आया वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन? ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर की।
क्या है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कि अगर वेक्टर है तो उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा तो उसके सर पे क्या होगी, टोपी। देखो उसके सर पे क्या होगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है तो उसके सर पे क्या होगी, एक टोपी होगी। टोपी का मतलब है कि वो वेक्टर है, उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। ये मैग्नीट्यूड बताएगा उस वेक्टर का और ये डायरेक्शन बताएगा। इसके मैग्नीट्यूड को एक अलग तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, ये भी रिप्रेजेंटेशन समझना, ए वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर, मतलब है तो इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, लेकिन मॉड लगा के सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड रखा है और उसकी डायरेक्शन को हम ए कैप से बोलते हैं, उसकी डायरेक्शन को हम ए कैप से बोलते हैं, ए कैप से बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और ये डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, इसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। जैसे मान लो ये फोर्स है, एग्जाम्पल मैं समझता हूं फोर्स है, तो ऐसे तो लिखूंगा फोर्स बराबर 10 न्यूटन आई कैप थोड़ा यूनिट वेक्टर हो गया जो डायरेक्शन बता रहा है और ये मैग्नीट्यूड बता रहा है। देखो ये क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है। देखो ये 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड बता रहा है और ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। अब यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत स्टेटमेंट है, मजा आ जाएगा। अ यूनिट वेक्टर डज नॉट हैव एनी यूनिट। बताओ ये सही है कि गलत। ऑप्शन ए ट्रू और ऑप्शन बी फॉल्स। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। बताइए ये सही है कि गलत है। सर यूनिट वेक्टर डज नॉट हैव यूनिट तो उसको यूनिट क्यों बोलते हैं। अब एग्जांपल आप समझिए बेटा कि ए वेक्टर को आप लिखते हो ए इंटू ए कैप, तो ए कैप हैव ओनली डायरेक्शन, डायरेक्शन का कोई यूनिट थोड़ी ना होता है। ईस्ट है तो ईस्ट को हम आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका कोई यूनिट नहीं। जैसे हम बोले यूनिट ऑफ एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन जैसे यूनिट का मतलब नहीं समझते हो, लेंथ का यूनिट मीटर, मास का यूनिट केजी है ना, फोर्स का यूनिट न्यूटन, उसी तरीके से यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज नथिंग बट आई कैप ओनली। यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इज जे कैप। यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस इज के कैप। बताओ इसका कहां है इसमें यूनिट कुछ। ट्रू, यूनिट वेक्टर डज नॉट हैव एनी यूनिट, इट ओनली हैव मैग्नीट्यूड, डज नॉट हैव यूनिट। हाँ जी सर बताइए। हाँ बताओ कोई दिक्कत नहीं। हाँ अच्छा हाँ अच्छा, उसकी बेल नामंजूर हो गई, कब हुई है, कब। अच्छा न्यूज आज मिला है, क्या नाम है, तुषार भट्ट। अच्छा, तो कितने लोग जेल में हैं? हाँ हाँ। उसका सेंटर वहीं पे था क्या। हाँ वापिस से इस पे रिसर्च करो सर, उसका सेंटर कहाँ था। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। ठीक ठीक सर, ठीक सर, ठीक है सर। चलिए आइए, तो बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है। अरे ट्रू नहीं, ये कह रहा फॉल्स है। देखो
यूनिट वेक्टर डज नॉट हैव एनी यूनिट, यूनिट वेक्टर के पास यूनिट नहीं होता। वो क्या हुआ बताता हूँ। गोधरा में एक कांड हुआ था ना, एक सेंटर पे फर्जी वो किए थे, OMR छोड़ दिया था और बाकी लोगों ने बाद में उसका OMR फिल कर दिया था। वो केस एकदम जेन्यून है, FIR हो गया है और उसके जो स्कूल के टीचर्स हैं जिन्होंने OMR फिल किया था वो बेल के लिए अप्लाई किया, उसका बेल नामंजूर हो गया है और वो अभी जेल में है। बताओ कितनी बड़ी बात है। और वहाँ के लोगों से ही मैंने वेरीफाई किया करवाया अभी, है ना, वहाँ के लोगों से ही मैंने वेरीफाई करवाया अभी, बिल्कुल ये सही चीज़ है। और वो अभी जेल में है और उसकी बेल का पिटीशन दायर किया था। मतलब यार वकील पे भी शर्म आना चाहिए जो ऐसे लोगों का केस लड़ते हैं। अरे इनके बाल बच्चे नहीं होते होंगे क्या? इनके बाल बच्चे कभी एग्जाम नहीं देंगे? बताओ, जेल में है। और बताओ 16 अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जगह से लोग वहां पे जा रहे एग्जाम देने। क्या वहां गोधरा में क्या कमल का फूल मिल रहा है क्या? वहां जाकर लोग एग्जाम देना चाह रहे हैं। और जो लोग बाहर के स्टेट से, उड़ीसा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, इधर कहीं कहीं से जाके, बिहार से वहां पे जाके पहुंचे पेपर देने, राजस्थान, हरियाणा से, वो सब पास कर गए एकदम। 700 नंबर आ रहा है लोगों के। और वहां के लोग नहीं किए, वहां के भी कुछ लोग किए, वहां सेंटर डाल रहे हैं। बताओ यार, सोचो। चलो देखते हैं। तो ए वेक्टर इज ए और ए कैप हैव ओनली डायरेक्शन। इसमें क्या होगा? डायरेक्शन होगा बस। देखो ना यहाँ पे बता, यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस का आई कैप है, तो आई कैप, आई मीटर थोड़ी ना लिखते हो, आई न्यूटन थोड़ी ना लिखते हो। यूनिट तो सिर्फ इसके पास होगा ना बेटा, ये यूनिट है और इसमें यूनिट है, ये तो सिर्फ डायरेक्शन देगा, ये तो सिर्फ डायरेक्शन देगा। बोलो, सोचो, क्लियर है क्या? एग्जाम्पल से लिखते हैं ना, एग्जाम्पल से लिखते हैं। जैसे वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप। इसका मतलब हो गया कि आई की डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो भाई ये मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड के पास यूनिट होता है, इसके पास तो कोई यूनिट नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलो अब एक सवाल लिखा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। इसमें से वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है? और आपके लिए 45 सेकेंड का मैं पोल भी क्रिएट कर रहा हूं। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सरफेस टेंशन, वेट, फोकल लेंथ। कम ऑन, बताइए। बताइए, क्या होगा आंसर? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सरफेस टेंशन, वेट, फोकल लेंथ। चलिए, तो यहां पे पोल बंद हो चुका है और मैं जानबूझ के आंसर ए लगा रहा हूं क्योंकि बहुत लोग ए कह रहे हैं। ए सही आंसर नहीं, मैं जानबूझ के लगा रहा हूं। चलो सर, जानबूझ के लगाया, ठीक है। और जानबूझ के जो मैंने ए लगाया उसमें 58% लोगों ने सही किया है, जो कि गलत है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ वेक्टर, सरफेस टेंशन इज ऑल्सो नॉट अ वेक्टर, 17% लोगों ने बोला है। वाह, मजा बांध दिए। 13% लोग, सबसे कम जो बोला है 13% लोगों ने, वो सही आंसर है वेट। एंड फोकल लेंथ इज ऑल्सो नॉट, 11% लोगों ने बोला है। मतलब सोचो, सोचो 13% को हटा दूं तो 87% जनता, 87% यकीनियंस आर गधे, गधे। 87% यकीनियंस आर गधे। और उस गधों के लिस्ट में
रिधिमा सिंह सबसे नंबर 1 गधी, बेवकूफ, मंद बुद्धि है ये रिधिमा सिंह। आकाश कुरैशी बैगन के शकल सा घटिया इंसान। चाहत, तो चाहत फतेह अली खान रख लेता। देखते हैं, ये देखो, ये सब स्पैमर, गधे, नालायक, बेवकूफों का लिस्ट है। कुणाल तरपड़े, आंखें, प्राची सुल्ला, जितेन हल्का, प्रथम दीदा, ये उनका लिस्ट है बेटा। 58% लोग, आधे से ज्यादा जनता करे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। 10th में, 11th में, 12th में कुछ नहीं पढ़े, तो यहां पे तुम भीड़ बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हो बेटा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज अ ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, और ये पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। नाम में बस फोर्स लगा है, हर नाम में फोर्स लगा हो वेक्टर नहीं हो जाएगा। हम तो समझे सर फोर्स है, फोर्स नहीं है वो, पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बाप रे बाप। ये 17% सरफेस टेंशन कोई फोर्स नहीं है, सरफेस टेंशन स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है सर, लेकिन टेंशन लगा इसमें। अरे बुर्बक, स्केलर है ये, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, कट जाता है। सरफेस टेंशन की कोई डायरेक्शन नहीं होती। वेट इज अ फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, mg को हम कहते हैं वेट, ये वेक्टर है, वेट इज अ वेक्टर। 13% लोगों ने सही किया था सिर्फ। फोकल लेंथ एक लेंथ है, ये वेक्टर नहीं है। जितने लोगों को समझ आ गया सिर्फ थम्स अप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थम्स अप कर दीजिए अगर आपको समझ में आ गया अब तो ठीक है सर, आगे बढ़िए, समझ आ गया, कोई बात नहीं। सिली मिस्टेक सर, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया नाम में, कोई बात नहीं, याद रखेंगे। तो चलो दूसरा सवाल करो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन इज करेक्ट? इसमें से कौन सा रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है? वेक्टर के लिए कौन सा रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है? सॉरी नहीं, थम्स अप कर दीजिए। वर्क, फोर्स, एनर्जी, ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन इज करेक्ट फॉर वर्क, फोर्स, एनर्जी? तो बताओ इसमें से कौन सा रिप्रेजेंटेशन सही है? वर्क के लिए रिप्रेजेंटेशन, फोर्स के लिए रिप्रेजेंटेशन, एनर्जी के लिए रिप्रेजेंटेशन, की सारे सही है? वर्क, फोर्स, एनर्जी, ये रिप्रेजेंटेशन, ब्रैकेट में जो लिखा है वो रिप्रेजेंटेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन इज करेक्ट? तो वर्क में आप ध्यान से देखिए, यहां पे क्या लगा है? वेक्टर। वर्क तो स्केलर होता है ना, फोर्स वेक्टर होता है लेकिन उसके ऊपर डंडा नहीं लगाया, गलत है। एनर्जी स्केलर होता है, उसके ऊपर डंडा नहीं लगाएगा, ये सही है। तो ये दोनों गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। बहुत आसान चीजें हैं, अगर आपको समझ में आ गया तो थम्स अप कर दीजिए, पोल में आंसर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बहुत आसान है। सिर्फ थम्स अप कर दीजिए। 53% लोगों ने सही किया है, बाकी और भी कर लेते हैं। वर्क में स्केलर होता है, वर्क स्केलर होता है, बताया भी था। सिर्फ थम्स अप कर दीजिए। 30,000 प्लस चला जाना चाहिए थम्स अप, ये सिर्फ थम्स अप कर दीजिए। चलिए ये देखिए, बिच फिजिकल क्वांटिटी बिच डज नॉट हैव डायरेक्शन मस्ट बी ए स्केलर। फिजिकल क्वांटिटी बिच डज नॉट हैव डायरेक्शन, मतलब उसके पास डायरेक्शन नहीं है। डज नॉट हैव डायरेक्शन मस्ट बी ए स्केलर, तो मुझे तो सही लग रहा है। अगर डायरेक्शन है ही नहीं तो ट्रायंगल ऑफ एक्टिवेशन कर ही नहीं सकते, तो वेक्टर होएगा नहीं, स्केलर ही होएगा। बिल्कुल सही है सर। और ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी विच हैव डायरेक्शन मस्ट बी अ वेक्टर। ये रॉन्ग है, क्योंकि अगर डायरेक्शन है तो वेक्टर हो ही जाएगा, जरूरी नहीं है, ट्रायंगल ऑफ एक्टिवेशन को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो बताओ क्या है? पहला सही, दूसरा गलत। ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। देखो सर्सन रीजन भी हो गया, क्लियर है क्या? सर्सन रीजन भी हो गया, क्लियर है क्या? चलिए अब है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है? तो किसी भी वेक्टर के पास दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो हम उसको इस तरीके से बनाते हैं, एक एरो से। ये जो एरो होता है ना बेटा, इसको ध्यान से देखिएगा, ये जो एरो होता है ना,
ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तीर का निशान ये जो होता है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और इसका जो लेंथ होता है ये इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो ये हमने बनाया ईस्ट, इसको हमने एक्स एक्सिस की तरफ बनाया कैप, ये हमने बनाया नॉर्थ जो कि हो जाएगा जे कैप, ये हमने बनाया वेस्ट, ये हमने बनाया साउथ, ये होगा माइनस जे कैप। अब मान लो एक फोर्स मैंने ये बनाया, इस फोर्स की वैल्यू थी 10 न्यूटन, फोर्स न्यूटन में होता है 10 न्यूटन आई कैप, ये फोर्स है। अगर ऐसा मैं फोर्स बना लूं, इसका क्या मतलब है, तो इसकी मैग्नीट्यूड ऊपर वाले से ज्यादा होगी, शायद कुछ डबल है, देखो ध्यान से, तो होगा 20 न्यूटन आई कैप। अगर मैं इतना ही बनाऊं तो ये फोर्स हो जाएगा 5 न्यूटन आई कैप। ये तीनों ही आपको ऐसे नहीं दिख रहे हैं, ये तीनों ही एक्स एक्सिस के लॉन्ग ओरिएंटेड है, तो इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा आई कैप। इसका लेंथ अलग अलग है तो मैग्नीट्यूड अलग हो जाएगा। देखो अगर ऐसा बना दूं तो बेटा क्या हो जाएगा, सर ऐसा बनाओगे तो इसका लेंथ और देखो इसका लेंथ सेम है, ये फोर्स हो जाएगा 5 न्यूटन जे कैप। बताओ इसमें और इसमें क्या सेम है, देखो लेंथ सेम है तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, और डायरेक्शन ऊपर है, इसका डायरेक्शन आगे है, तो यूनिट वेक्टर देखो अलग होगा। क्या आपको इसका फील आया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का फील आया। मान लो मैं ऐसे बनाऊं, ऐसे, तो ये जो है ना, ये जो है ना, इसका लेंथ, ये मैग्नीट्यूड को बताता है, जितना लंबा उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड। और ये जो एरो होता है ना, वो बेटा डायरेक्शन को बताता है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है। आप एक्स एक्सिस में लग रहा है तो ऐसे, वाई एक्सिस में लग रहा है तो ऐसे, जेड एक्सिस में लग रहा है तो तुम गधों की तरफ। क्या इसका फील आया, थम्स अप कर दीजिए, बस फील आया तो थम्स अप कर दीजिए। यस सर नमस्कार जी। आवाज कम कर देता हूं, बंद कर देता हूं, क्या बात। हेलो 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 हेलो, क्या आवाज आ रही है, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं? चलिए चलिए, चलिए ध्यान से देखिएगा। ये इसका लेंथ है, इसका लेंथ क्या बताता है, मैग्नीट्यूड, और एरो क्या बताता है, डायरेक्शन को। एरो क्या बताता है, डायरेक्शन को। ठीक है, चलिए वॉइस क्लियर है तो थम्स अप कर दो प्लीज। चलो अब एक जो इंपॉर्टेंट बात होती है यहां पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है यहां पे, कि वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू itself keeping its magnitude and direction same, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम। एक वेक्टर को आप पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, उसका लेंथ और डायरेक्शन को सेम रखते हुए, उसका लेंथ और डायरेक्शन को सेम रखते हुए। जैसे मान लो ये मैंने एक्स एक्सिस बनाया, डॉटेड लाइन है ना, वेक्टर नहीं एक्स एक्सिस बनाया, इस एक्सिस पे मैंने एक वेक्टर बनाया, ये वेक्टर बनाया। अब इस वेक्टर में दो चीजें आपको दिख रही होंगी, क्या? एक तो इसका लेंथ दिख रहा होगा, हाँ, और ये इसका एरो है जो डायरेक्शन बता रहा है। अब इस वेक्टर को आप उठा के कहीं भी आगे शिफ्ट कर सकते हो, यहां बना लो,
यहां रखने से क्या इसकी लेंथ चेंज हुई? क्या नहीं। क्या इसकी डायरेक्शन चेंज हुई? नहीं, डायरेक्शन और लेंथ तो वही है। इस वेक्टर को आप, एक मिनट, इस वेक्टर को आप यहां से कॉपी करके यहां बना लो। क्या इसकी लेंथ चेंज हुई? नहीं। क्या इसकी डायरेक्शन चेंज हुई? नहीं। इस वेक्टर को कॉपी करके आप यहां बना लो। क्या इसकी लेंथ चेंज हुई? नहीं। क्या इसकी डायरेक्शन चेंज हुई? नहीं। इस वेक्टर को कॉपी करके आप यहां बना लो। इस वेक्टर को कॉपी करके आप यहां बना लो। ये वेक्टर्स को आप कहीं भी बनाओगे चलेगा। सर क्यों चलेगा? ये वेक्टर अगर ए है, इस वेक्टर ए को आप पीछे ले जाओ, पीछे ले जाने से ये थोड़ा पीछे चला गया वेक्टर, लेकिन इसकी लेंथ चेंज हुई नहीं, डायरेक्शन चेंज हुई नहीं। तो एक वेक्टर को आप शिफ्ट कर सकते हो, उसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को शिफ्ट सेम रखते हुए कहीं भी। अब कहीं भी उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को सेम रखते हुए आप उसको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। जैसे ये वेक्टर है, ये रहा, यहां पे था ये वेक्टर, इसको आप यहां ले जाओ चलेगा, यहां ले जाओ चलेगा, आगे ले जाओ चलेगा, यहां ले जाओ चलेगा, यहां रखो चलेगा, यहां रखो चलेगा, यहां रखो चलेगा। ये सारे वेक्टर सेम ही है। ये भी ए वेक्टर, ये भी ए वेक्टर है, ये भी ए वेक्टर है, ये भी ए वेक्टर है, ये भी ए वेक्टर है। सब कहीं भी बना लेंगे वेक्टर को। हाँ, क्या इन सब में एक चीज कॉमन है? इसका मैग्नीट्यूड। हाँ। क्या इन सब में एक और चीज कॉमन है? इसकी डायरेक्शन। क्या इसकी डायरेक्शन चेंज हुई? नहीं। क्या इसकी मैग्नीट्यूड चेंज हुई? नहीं। तो क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? हाँ सर, कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। बट रोटेशन ऑफ वेक्टर इज नॉट अलाउड। बट रोटेशन ऑफ वेक्टर other than theta is equal to 2 pi or 360 degree is not allowed. क्यों सर? 2 पाई अलाउड है। 2 पाई में तो पूरा वेक्टर एक रोटेशन पे घूम जाएगा। मान लो कि इसी वेक्टर को मैं यहां पे बनाता हूं और इस वेक्टर को यहां पे बना के मैं इसकी ओर रोटेट कर दिया। जैसे रोटेट कर दिया, अब बताओ इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल ऊपर चला गया, सर ऊपर चला गया। तो रोटेशन करने से तो वेक्टर चेंज हो जाता है ना। अगर इसको 2 पाई से घुमा दो, यहां से फिर यही ले आओ, तब तो चेंज नहीं होगा। बट रोटेशन ऑफ वेक्टर अदर देन 360 डिग्री इज नॉट अलाउड। 360 डिग्री से घुमाओगे तो फिर उसी लाइन में आ जाएगा। अदर देन 360 डिग्री इज नॉट अलाउड। समझ आ गया तो थम्स अप कर दीजिए, बस आगे चलिए। समझ आ गया तो थम्स अप कर दीजिए, आगे चलिए। एंगल बिटवीन वेक्टर, एंगल बिटवीन वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में हमें एंगल देखना है, दो वेक्टर के बीच में हमें एंगल देखना है। तो यहां पे हम कहते हैं स्मॉलर एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर when they are placed head to head, when they are placed head together और टेल टूगेदर। सर ये हेड और टेल किसको कहते हैं? यहां रिप्रेजेंटेशन में आपको समझा देता हूं। ये जो डायरेक्शन बताता है इसको बोलता हूं हेड, जहां पे एरो लगा होता है, सर जहां पे एरो लगा होता है, और जहां से शुरू होता है ना वो टेल है। टेल क्या बताता है कि शुरू कहां से हो रहा है, ओरिजिनेशन कहां से स्टार्ट हुआ है। ये टेल है और ये क्या है? हेड है। ये टेल है और ये क्या है बेटा? हेड है। तो स्मॉलर एंगल बिटवीन द वेक्टर व्हेन दे आर प्लेस्ड हेड टुगेदर और टेल टुगेदर is called angle between vector, is called angle between vectors, is called angle between vectors, is called angle between vectors। जैसे मान लो ये वेक्टर एक बनाया मैंने, बहुत बढ़िया भाई साहब, ये वेक्टर मैंने यहां पे बनाया, तो दोनों वेक्टर सेम है कि अलग है? अरे एक्स में, ये वाई में, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और यहां पे एंगल हमने ये दिया 120 डिग्री। क्या ये एंगल बिटवीन वेक्टर सही है? नहीं। ताल से ताल मिला, सुना है? ताल से ताल मिला। ये एंगल बिटवीन वेक्टर्स तभी सही डिफाइन होगा जब ताल से ताल मतलब हेड से हेड मिलेगा या टेल से टेल मिलेगा। बताओ।
बताओ बताओ, एंगल सही है क्या? इसका हेड है और इसका टेल है, इसका सर इसके पैर पे रख दिया, मान लो बी ने इस पर पैर रख दिया, तो हेड और टेल मिल रहा, तो सही एंगल नहीं होगा। कैसे सही एंगल डिफाइन करेंगे? देखो, ये तो तुम्हारा ए था, उसको ए रहने दिया, ए था उसको ए रहने दिया, और इसको यहां रख दिया। क्या इसको मैं पैरेलली इधर शिफ्ट कर सकता था? यहां इसको पैरेलली मैं नीचे शिफ्ट कर सकता हूं ऐसे। ये है आपका ए, बी, ये 180 होता है, इस गाने में सिंगर क्या कहना चाहता है? कह रहा है एंगल बिटवीन द वेक्टर निकालना, तो ताल से ताल मिला। दर्द देख रहे हो गाने में, दर्द देख रहे हो गाने में, दर्द देख रहे हो गाने में, दर्द देख रहे हो, कितना दर्द है गाने में। वो सदियों पहले आपको समझा के चला गया, ताल से ताल मिला नहीं होगा बिना ताल से ताल मिलाए हुए। भाई इतना मेहनत से गाना गा के समझाया तुमको। इस गाने में सिंगर क्या कहना चाहता है कि एंगल बिटवीन वेक्टर निकालने के लिए ताल से ताल मिलाना पड़ेगा। चुप क्यों है बोल, संग मेरे डोल, चाल से चाल मिला, ताल से ताल मिला। चुप क्यों है बोल, कितना प्यार से समझा है। चुप क्यों है बोलना, ताल से ताल मिलाना। तो यहां पे एक का सर दूसरे का पैर है, गलत हो गया, ताल से ताल नहीं मिला ना। एक का देखो, ये एक का हेड है दूसरे का टेल है, ये एंगल बिटवीन द वेक्टर नहीं हो सकता। यहां पे एक का हेड और दूसरे का टेल रख के आप एंगल बिटवीन द वेक्टर्स नहीं निकाल सकते। कैसे निकालेंगे? तो दोनों का सर से सर मिला दो या पैर से पैर मिला दो, तभी तो होगा, दोनों के बीच का कुछ रिलेशन निकलेगा। जब सर से सर मिलाओगे, पैर से पैर मिलाओगे। अब एक का सर एक का पैर, क्या तरीका है ये? अब देखो, ये 120 दिया हुआ था, दोनों का हेड से हेड मिल गया, अब दो एंगल बन रहा। हेड से हेड मिलाने के बाद इन दोनों के बीच में एक ये एंगल बनेगा और एक ये बनेगा। तो हम कहते हैं दोनों के बीच में जो स्मॉलर एंगल बनेगा, व्हेन दे आर प्लेस्ड हेड टू हेड टुगेदर और टेल टू टेल टुगेदर, तो वो स्मॉलर एंगल बनेगा, वही एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होगा। तो ये जो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है 60 डिग्री आएगा। सर 60 कहां से है? इस लाइन पे टोटल 180 होता है, इस लाइन पे टोटल 180 होता है, जिसमें से 120 ये हो गया तो 60 ही हो गया। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब आगे देखो, अब आगे देखो, ये वेक्टर है तुम्हारा। चुप है क्यों तू बोलना, ताल से ताल मिलाना, मकलोल है तू गधा है, ताल से ताल मिलाता नहीं है। अब मान ले ये तेरा है 30 डिग्री, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। क्या तुम्हें देख के अजीब सा नहीं लगा? सर क्या अजीब सा लगेगा इसमें? अरे यार बुर्बक आदमी, तुमको ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें ए वेक्टर का हेड यहां है, बी वेक्टर का हेड यहां है, हेड ये अपना सर इसके पैर पे रख दिया। भाई साहब अपना सर इसके पैर पे रख रहा है, कितनी गलत बात है ये। इसको तुम आगे ऐसे शिफ्ट कर सकते हो, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को फिक्स रखते हुए, इसका मैग्नीट्यूड क्या, इसका लेंथ और डायरेक्शन क्या इधर, इसको शिफ्ट कर सकते हो तुम यहां पे। तो ये बी आ गया। अब बी का टेल और देखो ए का टेल यहां मिल गया, तो ये दोनों के बीच का स्मॉलर एंगल अल्फा होगा। ये कितना होगा? तो ये एंगल बिटवीन द वेक्टर सही नहीं होगा। टोटल होता है 180 डिग्री, उसमें 30 घटा दो तो 150 डिग्री इज एंगल। वाओ, बोलो यस 150 डिग्री। क्या एकदम झोल कर दिया तुमने। अब बता, ये 30 डिग्री है, ये ए वेक्टर है और ये वी वेक्टर है। अब बता एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या होगा? ये सही है।
ये एकदम सही है, 30 डिग्री ही आंसर होगा। क्यों? देखो टाल से टाल मिला, देखो हेड से हेड मिल गया, यहाँ पे हेड से हेड मिल गया, यहाँ पे ये देखो, ये है तुम्हारा 60 डिग्री। अब मुझे बताओ इन दोनों के बीच में एंगल सही है कि नहीं? ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, ये एंगल मैंने 60 डिग्री बनाया, तो ये बताओ सही है कि नहीं? वैसे तो एक का हेड और दूसरे का टेल है, तो हेड और टेल के बीच में ये मिनिमम कुछ एंगल बन रहा था, वो सही डिफाइन नहीं होगा। इस ए को अगर तुम शिफ्ट करके धीरे 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 यहां ले आओगे, इस ए को धीरे धीरे शिफ्ट करके तुम आगे यहां पे ले आओगे, यहां पे ए को ले आओगे, इस ए वेक्टर को धीरे 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 शिफ्ट करके तुम यहां ले आओगे। अब बताओ ए का टेल और बी का टेल मिल गया तो सही तो है। ए का टेल और बी का टेल मिलने के बाद मिनिमम एंगल, किसी भी वेक्टर को जब हम मिलाते, जैसे इसको हमने मिलाया तो दो एंगल डिफाइन कर सकते हैं, एक बाहर से ये और एक छोटा ये, तो हमेशा स्मॉलर एंगल हम डिफाइन करते हैं। स्मॉलर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स व्हेन दे आर प्लेस्ड हेड टू हेड टुगेदर और टेल टू टेल टुगेदर, ये एंगल यहां पे सही है ए और बी के बीच का, एकदम सही है ए और बी के बीच का। ये बनाता हूं अगर मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये एंगल 45 डिग्री बना है, बताओ ए और बी के बीच का एंगल ये सही है क्या? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो एक तो इसको हमने यहां पे सॉल्व किया, बहुत सिस्टमैटिक बनाना बेटा। ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, एक का हेड दूसरे का टेल था, तो इसको मैंने यहां पे शिफ्ट करके सॉल्व किया, ठीक है। ये इसी में सॉल्व कर दिया, ये सही है, ये सही है और ये भी सही है, आराम से बना लो। ताल से ताल मिला, ताल से ताल मिला, बताओ बहुत बढ़िया बनाया भाई, बहुत बढ़िया बनाया। चलो बना दिया तुमने? चलो थम्स अप कर दो अगर समझ आ गया तो। थम्स अप कर दो अगर समझ में आया तो। आगे समझिए, टाइप ऑफ वेक्टर। अब ये टाइप ऑफ वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। सर वेक्टर्स के टाइप में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आइए हम आपको बताते हैं। टाइप ऑफ वेक्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला वेक्टर जो हम यहां पे पढ़ेंगे वो है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर किसको कहते हैं? टू वेक्टर हैविंग, या मोर देन टू वेक्टर ऑल्सो हैविंग सेम मैग्नीट्यूड and same direction of a same nature। सेम नेचर का मतलब हो गया, दो वेक्टर को इक्वल तभी बोलोगे ना जब एक फोर्स और दूसरा भी फोर्स हो। मान लो एक टॉर्क है और दूसरा फोर्स है, तो इक्वल बोल दोगे क्या दोनों को? फिजिकली भी तो सेम होना चाहिए। टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन ऑफ अ सेम नेचर। मान लो एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर जो है ना आपका, दूसरा वेक्टर वो ये है, इसको हम इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं अगर ये ओरिजिनली फिजिकल क्वांटिटी भी सेम है। तो ए और बी आर इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर में उसका जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए दो सेम होना चाहिए, इक्वल है ना, और वेक्टर है। तो वेक्टर के पास कितनी चीजें होती है? दो चीजें होती है, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। दो चीजें होती है वेक्टर के पास, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन, दो चीजें होती है। अगर दो वेक्टर इक्वल है तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। क्या हुआ भाई, इसको क्यों चेंज कर दिया? चलो थम्स अप करो अगर समझ आया तो, थम्स अप करो अगर समझ आया तो। देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो इसको इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं।
और ये ना तुमको जनरली रामलाल टाइप किताबों में इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, लेकिन ये मैंने खुद से जोड़ा है। तो खुद से क्यों जोड़ा है? मान लो एक मैं फोर्स लिखता हूं 10 न्यूटन आई कैप और टॉर्क लिखता हूं 10 न्यूटन मीटर आई कैप, ये दोनों सेम हैं, नॉट इक्वल वेक्टर, नॉट अ इक्वल वेक्टर। तो तुम्हें फिजिक्स के हिसाब से पढ़ रहा है ना, सिर्फ मैथ के हिसाब से नहीं पढ़ना है। अब बताओ इसका मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं है? हाँ सर 10 न्यूटन मीटर। डायरेक्शन सेम है, क्या इक्वल वेक्टर बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हैं। फिजिक्स के भाषा में जाओगे तो नहीं बोल सकते हो, फिजिक्स के भाषा में जाओगे तो नहीं बोल सकते हो। मैथमेटिकली बोल सकते हो कि भाई इसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी दोनों सेम है। हाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, एकदम सही पकड़े हो, लेकिन वो अलग अलग नेचर के हैं, तो आप उसको इक्वल वेक्टर नहीं बोल सकते हो। अगर आपको फिजिक्स और मैथ के टर्म्स में डिफरेंस समझ में आया, पूरी फील आ गई, तो थम्स अप कर दीजिए। टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज इक्वल वेक्टर, हर किताब और इंटरनेट पे मिलेगा। ऑफ अ सेम नेचर मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा है, और ये फिजिक्स के भाषा में जोड़ना जरूरी है। ठीक है, ठीक है। चलिए दूसरा है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर। अब पैरेलल वेक्टर में हमें नहीं देखना सेम नेचर का है कि नहीं है। सर क्यों? क्योंकि हमें तो डायरेक्शन के टर्म्स में देखना। पैरेलल वेक्टर, ये पैरेलल मतलब नॉट इक्वल, मैग्नीट्यूड में भी और में नॉट इक्वल, मैग्नीट्यूड में और में नॉट इक्वल, में और में नॉट इक्वल, मैग्नीट्यूड में और में नॉट इक्वल, बट डायरेक्शन मस्ट बी सेम, डायरेक्शन मस्ट बी सेम, तभी तो आप उसको पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। जैसे ये वेक्टर एक, दूसरा ये वेक्टर एक, तीसरा ये वेक्टर एक, छोटा बना ले तो क्यों उतना झंझट लेना। अब मुझे ये बताओ ये तीनों वेक्टर पैरेलल है कि नहीं? ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर पैरेलल है कि नहीं? हाँ सर इक्वल नहीं है क्योंकि तीनों का मैग्नीट्यूड अलग है। तो क्या यहां पे एक असर्शन रीजन टाइप सवाल बन सकता है? ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल, क्योंकि पैरेलल में डायरेक्शन सेम होना बस कंडीशन है। तो पैरेलल में तो डायरेक्शन इक्वल में तो डायरेक्शन सेम होगा ही होगा, तो ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल। यस, जितने भी इक्वल वेक्टर्स हैं, जितने भी इक्वल वेक्टर्स हो तो पैरेलल होंगे ही, क्योंकि पैरेलल का डायरेक्शन सेम। एंड ऑल पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर में नॉट इक्वल वेक्टर, में और में नॉट इक्वल वेक्टर, में और में नॉट इक्वल वेक्टर, में नॉट इक्वल वेक्टर। अगर मैं पैरेलल वेक्टर बोल रहा हूं तो पैरेलल वेक्टर का कंडीशन ये नहीं है कि उसका मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, मैग्नीट्यूड अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। जैसे मान लो ये वेक्टर बनाता हूं मैं, अभी इस वेक्टर को मैंने डी वेक्टर बोला, बताओ ये पैरेलल है क्या? हाँ, इसकी डायरेक्शन सेम है, सिर्फ डायरेक्शन पे फोकस करेंगे। मैग्नीट्यूड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्या लिखा है? में और में नॉट इक्वल। जैसे देखो ये एक वेक्टर है, मान ले ये एक वेक्टर है, देख इधर, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है। ये दोनों कैसे वेक्टर्स हो सकते हैं? देखो सोच के देखो, ये दोनों कैसे वेक्टर्स हो सकते हैं? देखो कैसे वेक्टर हो सकते हैं। साफ साफ तुमको पता चल रहा है, साफ साफ तुमको पता चल रहा है कि दोनों का लेंथ इक्वल नहीं है। देख ये पैरेलल है, हाँ पैरेलल है, क्यों? डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है, लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है। तो पैरेलल वेक्टर है, हाँ सर पैरेलल है। क्या इक्वल होंगे? नहीं, इक्वल होना जरूरी नहीं है। अब अगर मान लो दोनों का लेंथ में सेम रखूं, जैसे ये तुम्हें दिख रहा होगा लेंथ सेम है, देख दिख रहा है लेंथ सेम है। अगर लेंथ सेम रखूं और डायरेक्शन भी सेम रखूं तो क्या हो जाएंगे? इक्वल। और इक्वल है तो पैरेलल तो है ही। बोलो एक पैरेलल वेक्टर किसको कहते हैं? इसको कहते हैं पैरेलल वेक्टर। ऐसे ये पैरेलल वेक्टर है सर। इक्वल भी देखो, दोनों हाथ की लंबाई एक, हाँ। और ये सर ये पैरेलल है लेकिन इक्वल नहीं, देखो एक छोटा हाथ है एक बड़ा हाथ है। फील आ गया तो थम्स अप कर दीजिए प्लीज। तो ये दोनों लाइन समझ में आया? हाँ। अब देखिए सी, निगेटिव वेक्टर, निगेटिव वेक्टर मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम, मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम, डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट, डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट। इसको कहते हैं निगेटिव वेक्टर्स, इसको कहते हैं निगेटिव वेक्टर्स। देखो ये ए वेक्टर है, हाँ सर ये ए वेक्टर है, और ये मैंने बनाया एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड सेम के साथ, डायरेक्शन उल्टा। तो जब आप इसको ए वेक्टर बोलोगे बेटा तो इसको आप माइनस ऑफ ए वेक्टर बोल सकते हो। क्यों? डायरेक्शन अपोजिट एकदम उल्टा हो गया और मैग्नीट्यूड सेम। मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम। देखो क्या लिखा है,
मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम एंड डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट, उसको कहते हैं हम निगेटिव वेक्टर, उसको कहते हैं हम निगेटिव वेक्टर। कमेंट रुक जाना चाहिए, सिर्फ टेम्पलेट से काम चलाओ, कमेंट रुक जाना चाहिए, सिर्फ टेम्पलेट से काम चलाओ। निगेटिव वेक्टर मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम एंड डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट, डायरेक्शन एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। डी बताओ, डी एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स मतलब, एंटी पैरेलल वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड में और मे नॉट इक्वल, मैग्नीट्यूड में और मे नॉट इक्वल, में और मे नॉट इक्वल, में और मे नॉट इक्वल, बट डायरेक्शन अपोजिट। एंटी पैरेलल है ना, एंटी पैरेलल का मतलब होता है, ये होता है पैरेलल, ये होता है पैरेलल, और एंटी पैरेलल ये एंटी पैरेलल हो गया, देख रहा है दूसरा, दिख रहा है, ये एंटी पैरेलल हो गया, देख ये क्या है, पैरेलल, देखो डायरेक्शन सेम है। ये क्या है, एंटी पैरेलल, देखो ये एंटी पैरेलल, ये आगे तो ये पीछे, एंटी पैरेलल। ये वेक्टर मैंने बनाया, ये वेक्टर मैंने बनाया, दिस आर नॉट अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ ईच अदर बट दे आर एंटी पैरेलल, दे आर एंटी पैरेलल। तो क्या मैं लिख सकता हूं ऑल नेगेटिव वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर मतलब होता है एक दूसरे का उल्टा, ऑल नेगेटिव वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, ऑल नेगेटिव वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, बोलो सही है कि नहीं, हां सर। ऑल एंटी पैरेलल, ऑल एंटी पैरेलल मे और मे नॉट बी निगेटिव, मे और मे नॉट बी निगेटिव ऑफ ईच अदर, मे और मे नॉट बी निगेटिव ऑफ ईच अदर। देखो कितना थ्योरेटिकली स्ट्रांग बना रहा हूं तुम्हें, कितना थ्योरेटिकली स्ट्रांग बना रहा हूं मैं तुम्हें सिर्फ डेफिनेशन नहीं बता रहा, मैं तुम्हें सेशन रीजन टाइप कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी बता रहा हूं। ऑल एंटी पैरेलल, देखो एंटी पैरेलल है, क्या इसको भी एंटी पैरेलल बोल सकते हैं, हाँ ये सी वेक्टर है और डी वेक्टर एंटी पैरेलल ही तो है सर, ये तो उल्टा भी और मैग्नीट्यूड भी सेम है, निगेटिव भी हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ऑल एंटी पैरेलल्स में ऑफ निगेटिव, में नॉट निगेटिव, तो ऑल एंटी पैरेलल, ये दोनों एंटी पैरेलल है, इसके ये इसका एंटी पैरेलल, ये इसका एंटी पैरेलल है, सारा एंटी पैरेलल ऑफ एक दूसरे के। ऑल एंटी पैरेलल्स में और मे नॉट बी निगेटिव ऑफ ईच अदर, निगेटिव हो भी सकते हैं और निगेटिव नहीं भी हो सकते। ई यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट मैग्नीट्यूड एंड रिप्रेजेंट्स ओनली डायरेक्शन, डज नॉट हैव यूनिट, उसके पास खुद का कोई यूनिट नहीं होता। जैसे ए वेक्टर है तो ए इंटू ए कैप, तो ए कैप को क्या लिख सकते हैं, यहां से ए कैप को क्या लिख सकते हैं, ए कैप को लिख सकते हैं ए वेक्टर बटा उसका मैग्नीट्यूड, ये हो गया। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए वेक्टर बटा उसका मैग्नीट्यूड, ये आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड खुद का क्या होता है, 1 होता है। जैसे मान लो ए वेक्टर है 10, इसकी डायरेक्शन आई, तो ये लिखो 10 आई और नीचे लिखो 10, 10 से 10 कट के आई बचेगा बस। फील आया इस बात का तो थम्स अप कर दीजिए प्लीज। एकदम पास में आ गए, कमेंट ऑफ क्यों हो गया, सच में कमेंट रोक दिया क्या तुमने, तो थम्स अप तो कर कम से कम। यूनिट वेक्टर ई, एफ बोल, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर किसको बोलते हैं, जीरो वेक्टर, अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, a vector having zero magnitude is called zero vector, a vector having zero magnitude is called zero vector। इसका एग्जांपल देखो, velocity of a man, velocity of car which is at rest, तो मैं पूछ क्या रहा हूं, मैं तो वेलोसिटी पूछ रहा हूं, तो वेलोसिटी तो वेक्टर होता है, लेकिन उस वेलोसिटी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड क्या है, 0 है, तो उसको हम बोल देंगे कि वो जीरो वेक्टर है, वो उसका मैग्नीट्यूड 0, लेकिन है तो वेक्टर नेचर का, तो इसको बोलते हैं हम जीरो वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं हम, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, a vector having zero magnitude, velocity of a car which is at rest, velocity of car which is at a rest as a zero vector, क्या है, जीरो वेक्टर।
जी पैरेलल वेक्टर तो करा दिया, पैरेलल वेक्टर करा दिया। कोलीनियर वेक्टर, कोलीनियर वेक्टर, all vectors are called collinear when they are along the same line। जितने भी वेक्टर्स उसको हम कोलिनियर बोल सकते हैं जब वो सेम लाइन पे एक्ट हो रहे हो, जैसे ये एक वेक्टर आपका ए वेक्टर, ये वेक्टर आपका बी वेक्टर, ये वेक्टर आपका सी वेक्टर, ये वेक्टर आपका डी वेक्टर। इन सबको आप कोलिनियर ऑफ ईच अदर बोलेंगे क्योंकि सारे एक लाइन पर लग रहा है। देखो ना, आगे हो या पीछे हो, मैग्नीट्यूड सेम हो या अपोजिट हो, लेकिन सारे क्या है, एक लाइन पर लग रहे हैं। कहां लग रहे हैं, एक लाइन पर लग रहे हैं। बताओ, कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर, को मतलब होता है सेम, अनप्लेनर सेम प्लेन, कोप्लेनर वेक्टर, वेक्टर्स आर इन सेम प्लेन, वेक्टर्स आर इन सेम प्लेन। अगर मैं एक्स और वाई एक्सिस में देखूं तो एक्स और वाई एक्सिस में मिला के एक प्लेन बनता है, एक ही प्लेन बनता है एक्स और वाई मिला के। देखो मान लो ये एक्स एक्सिस है बेटा और ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, तो ये दोनों मिला के एक प्लेन बनेगा, एक्स वाई प्लेन बोलते हैं इसको। देखो ये वाई हो गया और ये एक्स हो गया, ये मिला के एक सिंपल एक प्लेन बनेगा। देखो ये प्लेन बना, ये क्या बना, प्लेन बना। अब इस प्लेन में मान लो एक वेक्टर मैंने ये बनाया ए, ये वेक्टर मैंने बी बनाया बी, और ये वेक्टर मैंने सी बनाया। इन सब को हम कोप्लेनर बोल देंगे कि एक्स वाई प्लेन में ही ये तीनों है। ए बी सी आर कोप्लेनर, ए बी एंड सी आर कोप्लेनर, एक ही प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन। 3D स्पेस में देखोगे तो तीन प्लेन बनता है मोटा मोटा। मैं तुम्हें फील दिलाता हूं, जैसे ये मैंने बनाया, ये है बेटा वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। इसका फील लेना बहुत जरूरी है। ये मैंने बनाया एक्स वाई प्लेन, ये बेटा है, आराम से देखो, ये है तुम्हारा एक्स जेड प्लेन, ये क्या है, एक्स जेड प्लेन, और ये होगा कुछ तुम्हारा ऐसा, नहीं ऐसा। चलो तो यहां पे ये कलर भर देता हूं, यहां पे ये कलर भर देता हूं, और यहां पे ये कलर भर देता हूं। अब सुनना अच्छे से, ये है तुम्हारा एक्स वाई प्लेन, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में बना। ये तुम्हारा कौन सा है, एक्स जेड प्लेन, और ये तुम्हारा कौन सा है, वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन। देखो तो सही है क्या, एक्स जेड प्लेन, ये क्या है भाई मेरे, एक्स जेड प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन, ये है वाई जेड प्लेन। क्या थोड़ा सा 3 डायमेंशन का फील आ रहा है। अब मान लो कि ये एक्स है और ये वाई एक्सिस, इसमें कोई एक वेक्टर मैं बनाता हूं ऐसा। देखो हाँ, थम्स अप करो अगर समझ में आया तो। मान लो ये मैंने बनाया एक्स एक्सिस, ठीक है, ये मैंने बनाया कुछ एक्स एक्सिस और ये बनाया मैंने वाई एक्सिस। अब ये किस प्लेन में, देखना तो खुद देखिए किस प्लेन में, देख ये किस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। तो अगर कोई वेक्टर मैं ये बनाता हूं ए वेक्टर, और कोई वेक्टर मैंने यहां पे बनाया ये बी वेक्टर, क्या ये सेम प्लेन में होंगे, नहीं। ए एंड बी आर नॉट इन कोप्लेनर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉट कोप्लेनर। साफ साफ पता चल रहा है कि ये कोप्लेनर नहीं है। ये बी जो है एक्सजेड प्लेन में, बी जो है वो किसमें है, एक्सजेड प्लेन में। बी किसमें है, एक्सजेड प्लेन में। बी किसमें है, एक्सजेड प्लेन में है, और ये वाई एक्स प्लेन में है। अलग हुआ ना भाई, बताओ फील आया इस चीज का, फील आया इस चीज का, ठीक है। चलिए क्या था अभी तक, एच कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। एच के बाद क्या आता है, आई, ए बी सी डी एफ जी एच आई, जी एच आई, ऑर्थोगोनल, ओ आर टी एच ओ, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स किसको कहते हैं, मैग्नीट्यूड में और मे नॉट सेम, में और मे नॉट सेम। यहां पे मैग्नीट्यूड का कोई कंडीशन नहीं है। एंगल मस्ट बी 90 डिग्री, एंगल मस्ट बी 90 डिग्री।
मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर को हम ऑर्थोगोनल वेक्टर कहते हैं। आप यहां पे ऑर्थोगोनल वेक्टर में ऐड कर सकते हो परपेंडिकुलर वेक्टर, ऑर्थोगोनल में आप ऐड कर सकते हो परपेंडिकुलर वेक्टर। परपेंडिकुलर वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। मान लीजिए बेटा ये ए वेक्टर है, ये वे वेक्टर है, डायरेक्शन सेम हो नहीं हो जरूरी नहीं है, लेकिन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसके बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री। जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर ऑर्थोगोनल टू each other, ऑर्थोगोनल टू each other। बोलो ऐसा क्यों, बोलो ऐसा क्यों? ये देखो, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये देखो जेड एक्सिस है। ये ऑर्थोगोनल नहीं हुआ? क्या 3D फील चाहिए? तो ये देख जेड एक्सिस और वाई एक्सिस में एंगल देख, यहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एंगल देख, थोड़ा सा टिल्टेड करके 3D का फील दे लो। देख, अब देख, अभी भी तो ये तो परपेंडिकुलर, ये देख, बोल हाँ या ना, ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है बता। क्या ये अभी भी ऑर्थोगोनल है? एक लाइक कर दे अगर ये फील आ गया ऑर्थोगोनल है तो। 90 डिग्री जब दो वेक्टर के बीच में एंगल होता है उसको ऑर्थोगोनल कहते हैं। 90 डिग्री जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल होता है उसको ऑर्थोगोनल कहते हैं। जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री, उसको हम ऑर्थोगोनल कहते हैं। बता, चलो कहां था एंगल बिटवीन वेक्टर? इक्वल वेक्टर समझ में आया, पैरेलल वेक्टर समझ में आया, एंटी पैरेलल समझ में आया, निगेटिव वेक्टर समझ में आया, यूनिट वेक्टर समझ में आया, जीरो वेक्टर समझ में आया, कोलिनियर समझ में आया, कोप्लेनर समझ में आया, ऑर्थोगोनल समझ में आया। एक होता है कनकरेंट वेक्टर। चल इतना पढ़ रहा है तो ये भी पढ़ ले, IJ कनकरेंट वेक्टर। कनकरेंट वेक्टर, अरे भाई हो सकता है ना कहीं दिख जाए लिखा हुआ कनकरेंट वेक्टर। कनकरेंट वेक्टर्स क्या होता है? तो कनकरेंट वेक्टर होता है व्हेन पॉइंट ऑफ एक्शन इज एक्टिंग एट अ सेम पॉइंट। मतलब डायरेक्शन सेम हो जरूरी नहीं है, मैग्नीट्यूड TUD, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन may or may not be same, may or may not be same, magnitude or direction may or may not be same। एक मिनट, कनकरेंट का स्पेलिंग गलत है। कनकरेंट वेक्टर, कनकरेंट में मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, अलग भी हो सकता है, डायरेक्शन सेम हो सकता है, अलग भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मे और मे नॉट बी सेम, बट पॉइंट ऑफ एक्शन एट अ सेम पॉइंट, पॉइंट ऑफ एक्शन या एक्टिंग एट अ सेम पॉइंट, पॉइंट ऑफ एक्शन इज एट सेम पॉइंट। बना के दिखाता हूं। मान लो ये ऑब्जेक्ट है m मास का, यहां पे बहुत सारे वेक्टर्स ऐसे लग रहे हैं, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, पॉइंट ऑफ एक्शन तुम्हें नहीं लग रहा, सब एक ही पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं, तो इसको कहते हैं कनकरेंट वेक्टर। इसको कहते हैं कनकरेंट वेक्टर्स, इसको कहते हैं कनकरेंट वेक्टर्स, इसको कहते हैं कनकरेंट वेक्टर्स। तो ऑल वेक्टर्स आर कनकरेंट, मतलब एक ही पॉइंट पे लग रहा है, पॉइंट ऑफ एक्शन तुम्हारा क्या है, एक ही है। चलो, एक्टिंग एट अ पॉइंट, एक्टिंग एट अ सेम पॉइंट, एक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट, इसको क्या कहते हैं हम, कनकरेंट वेक्टर बोलते हैं। बोलो, इसको हम कनकरेंट वेक्टर बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अच्छा आओ वेक्टर को थोड़ा और फील से समझते हैं कि वेक्टर का यूज क्या है फिजिक्स में। जब हम पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी, वेक्टर का यूज फिजिक्स में क्या है बताओ। तो सबसे पहली बात, क्या काइनेमेटिक्स में वेक्टर का यूज है? हाँ सर, काइनेमेटिक्स में एक्सेलरेशन वेक्टर होता है, तो डायरेक्शन के सेंस के साथ ही तो हम सवाल को सॉल्व करते हैं। सर सही बात है, सही बात है। अच्छा, क्या न्यूटन्स लॉ में वेक्टर का यूज है? न्यूटन्स लॉ में वेक्टर का यूज है। हाँ सर, न्यूटन्स लॉ में वेक्टर का यूज है। क्या वर्क एनर्जी पावर में? हाँ सर यहाँ पे है, लेकिन थोड़ा कम है, लेकिन यहाँ भी रोटेशन में,
सर रोटेशन में पूरा वेक्टर का यूज है। अच्छा, वर्क एनर्जी पावर में वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। रोटेशन में टॉर्क बराबर होता है आर क्रॉस एफ, इसमें वेक्टर का यूज है। ग्रेविटेशन में भी वेक्टर का यूज है, एसएचएम में भी वेक्टर का यूज है। वेव में पूरा वेक्टर सुपरपोजिशन हम पढ़ते हैं वेव में। मैग्नेटिज्म में तो पूरा वेक्टर ही वेक्टर है। मैग्नेटिज्म में आप नहीं पढ़ते हो फोर्स बराबर क्यू वी क्रॉस बी? हाँ पढ़ते तो है। इलेक्ट्रोस्टैट में वेक्टर का यूज है। अब मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में वेक्टर के कंसेप्ट से ही तो एडिशन करते हैं। मतलब फिजिक्स के 70% चैप्टर में वेक्टर का बहुत बहुत ज्यादा मेजर यूज है। नल वेक्टर, नल जीरो वेक्टर कोई नल वेक्टर बोलते हैं भाई में। जीरो वेक्टर कोई नल वेक्टर कहां है? जीरो वेक्टर कोई नल वेक्टर बोलते हैं। नल वेक्टर, जीरो वेक्टर कोई नल वेक्टर बोलते हैं। मतलब वेक्टर एक ऐसी चीज है जिसका यूज देखो तुम फिजिक्स के 70% चैप्टर में एकदम मेजर यूज है। मेजर मतलब समझते हो, बहुत सीवियर, बहुत ज्यादा यूज है। काइनेमेटिक्स 1D 2D में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, वर्क एनर्जी पावर में, रोटेशन में, एसएचएम में, वेव में, मैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। कहां नहीं है इसका यूज? कहां नहीं है बेटा इसका यूज? सोचो। सर वेक्टर पे हमको नैया पार करा दो। अगर तुम वेक्टर समझ गए ना, अगर तुम, ईमानदारी से कह रहा हूं, अगर तुम वेक्टर समझ गए ना, पोजीशन वेक्टर, वो टाइप ऑफ वेक्टर थोड़ी होना हुआ। अभी तो तुम बोलेगा फोर्स वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, एसिलेशन वेक्टर, तो वेक्टर के टाइप थोड़ी ना है महाचोमू। अगर ये तुमको समझ में आया कि महाचोमू है तो लाइक कर दो। कह रहा है पोजीशन वेक्टर छूट गया, वैसे तो एसिलेशन वेक्टर भी छूट गया, फोर्स वेक्टर भी छूट गया, इलेक्ट्रिक वेक्टर भी छूट गया, वैसे तो सारे छूट गए। हाँ, एक सही बोल रहा है, एक सही बोल रहा है, एक्सियल वेक्टर। हाँ हाँ, इसके लिए लाइक कर दो तुम अपने लिए। एक्सियल वेक्टर तुम सही बोल रहे हो, एक्सियल वेक्टर सही बोल रहा, IJK, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर, वेक्टर, हालांकि जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो इसको पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं कि छूट जाता, लेकिन तुम ये सही कह रहे हो, अपने लिए लाइक कर लो। अ वेक्टर हैविंग डायरेक्शन, हैविंग डायरेक्शन, डायरेक्शन along एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको हम एंगुलर वेक्टर भी बोलते हैं। एक्सियल वेक्टर को ही हम एंगुलर वेक्टर बोलते हैं, क्योंकि एक्सियल वेक्टर सारे एंगुलर मोशन में आता है, इसलिए इसको एंगुलर वेक्टर भी बोलते हैं। जैसे मान लो ये m मास का ऑब्जेक्ट है और ये ऐसे रोटेट कर रहा है v वेलोसिटी से, ऐसे घूम रहा है, तो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी होगा ना, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मोशन के लिए बाहर की तरफ होगा। एंटी क्लॉकवाइज मोशन है, देखो ऐसे घूम रहा है, तो जिधर घूम रहा है कर्लिंग फिंगर रखो, एंटी कर्लिंग फिंगर है तो थंब के अलोंग, एक्सिस के अलोंग होगा। देखो ये है तुम्हारा ओमेगा अलोंग एक्सिस, इसको कहते हैं एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर का जो एग्जांपल होता है वो होता है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, अगेन एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, टॉर्क। मतलब ये घूम रहा है, लेकिन इसको घूमने का जो डायरेक्शन होगा ना एंगुलर वेलोसिटी का, वो इस तरफ होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। डिटेल में जब हम समझेंगे, जब हम इस चैप्टर में जाएंगे, ठीक है ना। अब सुनो, अब ध्यान सुनो, करा प्लेनर, प्लेनर पढ़ा दिया ना। वेक्टर का क्या बहुत सीवियर और सीरियस यूज है, बहुत ज्यादा यूज है क्या? अगर आपने वेक्टर पे पीएचडी कर ली तो आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको दिक्कत नहीं होगा? हाँ सर नहीं होगा। अब वेक्टर में मोटा मोटा हम क्या पढ़ते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो वेक्टर में मोटा मोटा हम लोग पढ़ते हैं बेटा, सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का मतलब होता है, वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर को, वेक्टर को तोड़ना, तोड़ना, वेक्टर को तोड़ना, उसका इंडिविजुअल इफेक्ट देखना, इसको कहते हैं आप कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये बेटा वाई एक्सिस है। सिंपल सा मैंने बनाया, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। टेढ़ा हो गया क्या? थोड़ा टेढ़ा मत हो भाई, स्कैम हो जाएगा। अगर कोई वेक्टर, मैं ये बोलूं कि ये मैं इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, किधर? एक्स एक्सिस में, तो ये वेक्टर का पूरा इफेक्ट क्या एक्स में ही हुआ? हां सर। इसका अगर मैं इफेक्ट वाई में पूछूं तो, इसका अगर मैं इफेक्ट वाई में पूछूं तो, कह रहे एंटी वेक्टर,
एनटीए वेक्टर इज अ वेक्टर विच इज सरा हुआ वेक्टर, इज कॉल्ड एनटीटीए वेक्टर, सरा हुआ बदबूदार वेक्टर।